हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका फिर से माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे सेल में ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे थे। ऑर्गेनेल्स में अपन ने पढ़ा न्यूक्लियस, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। जब राइबोसोम पढ़ा था अपन ने, तब मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि राइबोसोम उसके ऊपर स्थित होते हैं, तो वो पढ़ाना, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देना जरूरी था। तो आज नेक्स्ट जो अपना ऑर्गेनेल्स हैं वो पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अपन बात कर रहे थे ऑर्गेनेल्स की, बात कर रहे थे, और आज पढ़ेंगे अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ER से भी दिखाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है सेल के अंदर, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो देखो। ये मैंने जो बनाई स्ट्रक्चर, एक कैनाल टाइप स्ट्रक्चर होती है इसकी। किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है? कैनाल टाइप की स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है मेम्ब्रेनस कैनाल टाइप स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर होती है? मेम्ब्रेनस कैनाल टाइप स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कैनाल जैसी होती है, एक नली जैसी स्ट्रक्चर होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये दो टाइप की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फ्रेंड्स, दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि उसके अंदर रफ क्यों होती है। वो रफ इसलिए होती है क्योंकि उसके ऊपर या सतह पे राइबोसोम का डेकोरेशन होता है। राइबोसोम चिपके हुए होते हैं उसकी सतह पे। क्या चिपके होते हैं? राइबोसोम उसकी सतह पे चिपके हुए होते हैं, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। खुरदरी होती है ऊपर से क्योंकि उसमें राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं वहां से, और फिर वो प्रोटीन सेल से बाहर एक्सपोर्ट होती है। बॉडी के लिए, जो बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार और बता देता हूं, अपन पढ़ रहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैनाल टाइप की स्ट्रक्चर होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अपने पिछली क्लास में पढ़ा था। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो रफ इसलिए होती है क्योंकि उसकी सतह पर राइबोसोम का डेकोरेशन हुआ होता है, और वो जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और वही प्रोटीन सेल से एक्सपोर्ट होती है अपनी बॉडी में, जो हमारी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। अब अपन बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करती है भाई? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती भी वही वैसी है, कैनाल टाइप स्ट्रक्चर, बट उसमें क्या होता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे स्ट्रक्चर, ये भी कैनाल टाइप स्ट्रक्चर होती है, बट इसमें राइबोसोम नहीं होता। तो ये एकदम स्मूथ होती है, और इसमें राइबोसोम होता है इसलिए रफ होती है। तो इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER से इसको शो कर सकते हैं अपन। ये होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या करती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? ये लिपिड
और स्टेरॉयड सिंथेसिस करती है। अब उसमें क्या करते हैं, जो लिपिड होते हैं, कुछ लिपिड होते हैं, वो क्या करते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, सारे ऑर्गेनेल्स जो इसमें हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन है उसको रिपेयर एंड रिप्लेस करते हैं। जब कई बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटती है या ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन टूटती है तो उसको रिपेयर और रिप्लेस करते हैं कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो लिपिड और स्टेरॉइड होते हैं वो, खासकर लिपिड। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों आपको। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और फंक्शन क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन। ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन आपको ये याद रखना है, कई बार उसका फंक्शन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या क्या फंक्शन है, चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और स्टेरॉइड का सिंथेसिस करती है और जो कुछ लिपिड्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो ऑर्गेनेल्स है उनकी मेम्ब्रेन को रिपेयर और रिप्लेस करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करती है और जब सेल को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, जब सेल में ग्लूकोज कम पड़ जाती है या शुगर जिसको ग्लूकोज बोलते हैं उसकी कमी हो जाती है तो उसको एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, ग्लाइकोजन होता है, जब अपन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ये पढ़ेंगे तब बात करेंगे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि पढ़ेंगे कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कैसे बनता है, पैनक्रियाज ये पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो अभी तो मैं जस्ट बताता हूं इसका फंक्शन है, ये ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करती है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बता दूं मैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैनाल टाइप स्ट्रक्चर होती है। ये दो टाइप की होती है, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैनाल टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ये दो टाइप की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपन ने पिछली क्लास में देखा था। ये रफ क्यों होती है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, वही प्रोटीन सेल बॉडी के लिए एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और स्टेरॉइड का सिंथेसिस करती है। बहुत सारे लिपिड क्या करते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन है उसको रिपेयर और रिप्लेस करते हैं। और फंक्शन क्या है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और जब सेल को एनर्जी की आवश्यकता होती है या ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलती है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो ये थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद अपन पढ़ेंगे गोल्जी अपरेटस। क्या पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी, हिंदी में गोल्जी बॉडी बोल। तो इसके बाद पढ़ेंगे अपन गोल्जी अपरेटस। ये थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद अपन पढ़ेंगे गोल्जी अपरेटस। इसके बाद पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी, हिंदी में गोल्जी बॉडी बोलते हैं इसको, गोल्जी अपरेटस। इतना डीपली कोई नहीं पूछता, अगर कई बार पूछे एग्जाम में, अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इससे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस से ही पूछा जाएगा। सारे ऑर्गेनेल्स के नाम पूछ लिए जाएंगे और एक का डिस्क्रिप्शन करवाने के लिए कह सकता है आपसे एग्जामिनर। तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे गोल्जी अपरेटस। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी। क्या पढ़ेंगे, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी।
अपन ने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे गोल्जी अपरेटस। स्ट्रक्चर बना देते हैं, गोल्जी अपरेटस कैसी होती है। ये है गोल्जी अपरेटस। ये होती है गोल्जी अपरेटस। कैसी स्ट्रक्चर होती है गोल्जी बॉडी की या गोल्जी अपरेटस की? गोल्जी अपरेटस की जो स्ट्रक्चर होती है वो फुली हुई स्ट्रक्चर होती है, फोल्डेड, फ्लैट टर्न, फ्लैट एंड फोल्डेड, फ्लैट एंडेड, यानी फुली हुई स्ट्रक्चर होती है। एक सेक टाइप स्ट्रक्चर होती है, सेक बना होता है ये गोल्जी अपरेटस की। स्ट्रक्चर कभी पूछते नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की होती है। फुली हुई फ्लैट एंडेड स्ट्रक्चर होती है। अब गोल्जी बॉडी क्या काम करती है, क्या इसका रोल है सेल में? गोल्जी बॉडी जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यहां से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो वो प्रोटीन आके कहां जमा हो जाता है? जो प्रोटीन बनता है वो कहां जमा हो जाता है? गोल्जी अपरेटस में। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका जो फंक्शन है वही इंपॉर्टेंट है। इन पूरे ऑर्गेनेल्स में फंक्शन आपको पता होना चाहिए। क्या काम करता है गोल्जी अपरेटस? जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो कहां आके जमा हो जाता है? पैक हो जाता है किसमें? गोल्जी अपरेटस में। किसमें? वेस्टिब्यूल में। वेसिकल्स या वेस्टिब्यूल बोल सकते हो। एक उसके तरफ, चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, प्रोटीन के चारों तरफ लेयर बन जाती है। वेसिकल्स भी बोल सकते हैं, वेसिकल्स। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो कहां पे आता है? गोल्जी अपरेटस पे आ जाता है। फिर उसके चारों तरफ, ये जैसे मान लो प्रोटीन है, इसके चारों तरफ एक वेस्टिब्यूल बन गया। ठीक है, ये वेस्टिब्यूल बन गया। जब बॉडी को या सेल को, जब बॉडी को सॉरी जब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहां से वो प्रोटीन कहां से? गोल्जी अपरेटस में स्टोर होता है वो प्रोटीन। फिर वो क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो यहां स्टोर है, तो यहां पे जाएगा। फिर वो यहां से प्रोटीन, वो वेसिकल्स, ये सेल है मान लो, ये वेसिकल बन गया किसका? प्रोटीन का। ठीक है, यहां पे प्रोटीन का वेसिकल बन गया। अब क्या है? बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। जब तक रिक्वायरमेंट नहीं है वहां तक इसी गोल्जी अपरेटस में स्टोर रहेगा। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को धक्के मारता है, जाने दो मुझे बाहर, अब जरूरत है इसकी, क्योंकि रिक्वायरमेंट है बॉडी की। तो जब यहां धक्के मारता है ना ये, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां से ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होके ये जो वेस्टिब्यूल है वो यहां आ जाता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ के ये वेसिकल्स यहां पे आ जाता है, प्रोटीन का वेसिकल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो स्ट्रक्चर बनती है या इस फंक्शन को ही बोल सकते हैं, इस विधि को या इस कार्य को क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा समझ लो दोबारा। एक्सोसाइटोसिस, इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या होता है? कई बार पूछ सकते हैं, व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस? जो वेसिकल से प्रोटीन का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ के बाहर निकल जाता है, उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये था गोल्जी अपरेटस। एक बार और रिपीट करवा दूं मैं।
गोल्जी अपरेटस होता है वो फोल्डेड फ्लैट एंड सेक टाइप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जब एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो कहां आके स्टोर होता है, गोल्जी अपरेटस में, और उसके चारों तरफ एक वेसिकल्स, ऐसा वेसिकल ये स्ट्रक्चर बन जाती है। पर जब बॉडी को नीड होती है प्रोटीन की, तो ये वेसिकल्स क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके पास जाता है और धक्के मारता है इसको, तो उसको तोड़ के बाहर निकल जाता है ऐसे। ये जो पूरा ये भाग है ना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, मतलब सेल के बाहर वाला। ऐसा नहीं कि बॉडी से बाहर निकल गया, ऐसा मत समझना। ये सेल है, हमारी बॉडी के अंदर सेल होती है, वहां से बाहर निकला, ये इंट्रासेलुलर स्पेस होता है ये सारा सेल के अंदर, ये बाहर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाता है, फिर वहां से एब्जॉर्प्शन होता है प्रोटीन का, तो इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा है तो कमेंट करके एक छोटा सा दिल भेज देना। अगर समझ में नहीं आया तब भी कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके बताना, दोबारा समझा दूंगा मैं। तो इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो ये होगा अपना गोल्जी अपरेटस। इसके बाद अपन बात करेंगे लाइसोसोम। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल से अपना लाइसोसोम। तो इसके बाद गोल्जी अपरेटस के बाद अपन पढ़ेंगे लाइसोसोम। क्या होते हैं लाइसोसोम, कैसे स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो नेक्स्ट ऑर्गेनेल से अपना लाइसोसोम। क्या है लाइसोसोम? लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम एक वेसिकल, जो अपन ने अभी मैंने आपको बताई थी गोल्जी अपरेटस, वहां पे जो प्रोटीन्स आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और गोल्जी अपरेटस में स्टोर होती है, वहां पे बन जाता है वेसिकल्स। जो वेसिकल्स हैं वही स्ट्रक्चर होती है, वहां से पिंच्ड ऑफ यानी वहां से अलग हुई स्ट्रक्चर है, गोल्जी अपरेटस से अलग होती है वो स्ट्रक्चर जो बाहर निकलती है, जिसमें प्रोटीन भरा होता है, वो वेसिकल वैसी स्ट्रक्चर होती है, वेसिकल टाइप स्मॉल मेम्ब्रेनस होती है, स्मॉल मेम्ब्रेनस टाइप स्ट्रक्चर होती है, और वेसिकल्स जैसी स्ट्रक्चर होती है लाइसोसोम की, जो गोल्जी अपरेटस से अलग होती है। यहां पे स्ट्रक्चर बना देते हैं अपन। ये होते हैं लाइसोसोम, ये होते हैं लाइसोसोम। इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इसका फंक्शन। लाइसोसोम का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको सेल का सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, आत्मघाती थैली। आपने पिछली छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, इसको आत्मघाती थैलियां भी कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो सेल के अंदर, जैसे बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनको ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक डाउन और रिप्लेस। ठीक है। जो लाइसोसोम होता है वो स्मॉल मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होता है, जो गोल्जी अपरेटस से पिंच ऑफ होता है, वहां से अलग हुआ होता है। उसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं और उनको रिप्लेस भी करते हैं, या बाहर भी निकालते हैं, बाहर भी एक्सपोर्ट भी करते हैं एज ए वेस्ट मटेरियल, एज ए वेस्ट मटेरियल। जो इनको डीएनए, आरएनए इनके टूटने के बाद जो मटेरियल बचता है, वेस्ट मटेरियल, उनको सेल से बाहर भी निकालता है लाइसोसोम। लाइसोसोम
अपने को एक रोग प्रतिरोधकात्मक क्षमता, एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो WBC नाम सुना होगा, व्हाइट ब्लड सेल, सबसे ज्यादा लाइसोसोम उसमें पाए जाते हैं WBC में। और वो क्या करती है, WBC अपने को रोग प्रतिरोधकात्मक क्षमता प्रोवाइड करवाती है। जो माइक्रोब्स होते हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, इनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करती है और उनको डेस्ट्रॉय करती है, उनको मारती है, उनसे लड़ती है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है। ठीक है, ये है लाइसोसोम। अब इसको आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? सुसाइडल बैग भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सुसाइडल बैग? जब सेल डैमेज होती है तो ये क्या करती है, लाइसोसोम क्या करता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। जब सेल डैमेज होती है तो लाइसोसोम क्या करता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है और वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो खुद अपनी सेल को ही खा जाते हैं, लाइसोसोम की सेल को ही खा जाते हैं। कौन? जो लाइसोसोम ने डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज किए, उनको पता नहीं कि मुझे किसको खाना है, उसको खाना था जो डैमेज सेल है उसको। बट वो क्या करते हैं, इतने भूखे होते हैं कि खुद की सेल को भी खा जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। किसको? लाइसोसोम को। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। एक बार और बता दूं मैं, कुछ ज्यादा इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये ध्यान रखना कि सुसाइडल बैग बोलते हैं। ये हमने को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है क्योंकि WBC में लाइसोसोम पाए जाते हैं, तो माइक्रोब से अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो लाइसोसोम स्मॉल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, वेसिकल्स टाइप की स्ट्रक्चर होती है। इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो DNA, RNA, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं, उनको रिप्लेस करते हैं और वेस्ट मटेरियल, जो टूटने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको सेल से बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब सेल ब्रेक होती है तो सेल ब्रेक होने के बाद लाइसोसोम से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या सोच के रिलीज होते हैं कि हमें जो डैमेज सेल है उसको खाना है, पर वो क्या करते हैं, डैमेज सेल के साथ साथ खुद की सेल को भी खा जाते हैं, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। और दूसरी बात, ये अपनी बॉडी को लाइसोसोम व्हाइट ब्लड सेल्स जो WBC है उसमें भी पाए जाते हैं, तो वो एंजाइम रिलीज होता है वहां से, और जो अपनी बॉडी में कोई भी माइक्रोब्स आते हैं, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वहां पे अटैक करती है और उन माइक्रोब्स को खत्म करती है और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है लाइसोसोम। तो ये हो गया लाइसोसोम दोस्तों। इसके बाद कुछ माइक्रोफिलामेंट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। 3-4 माइक्रोफिलामेंट है, साइटोस्केलेटल माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोविलाई, सीलिया, फ्लैजेला। तो उनके बारे में छोटी छोटी बात कर लेते हैं, जस्ट 5 मिनट का है, उसके बाद वो बात करते हैं। आज पूरा अपन ये ऑर्गेनेल्स पूरा खत्म करेंगे इस क्लास में। फिर अगली नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें या तो मैं सेल डिवीजन ले लूंगा या ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात करेंगे अपन साइटोस्केलेटन क्या होता है? ये स्केलेटन कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती, पर स्ट्रक्चर में अंदर नहीं बनाऊंगा, बाहर बना के बता दूंगा। एक टीनी फाइबर होता है, टीनी फाइबर नेटवर्क होता है। ये टीनी फाइबर नेटवर्क होता है, किसका बना होता है? प्रोटीन का। ऐसा
थोड़ा सा मैंने बड़े बना दिए, पर ऐसे बारीक बारीक फाइबर होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं ऐसे, ऐसे ऐसा बना होता है ये, इसको बोलते हैं साइटोस्केलेटल। ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, उनको इंटरनली सपोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या होते हैं साइटोस्केलेटल? ये टीनी फाइबर नेटवर्क होता है, ये वाला टीनी फाइबर नेटवर्क होता है प्रोटीन का, और ये अंदर जो जितने भी ऑर्गेनेल्स है उनको इंटरनली सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। ये होता है साइटोस्केलेटल। समझ में आ गया होगा, कुछ इसमें खास नहीं है। साइटोस्केलेटल कई बार पूछे आपसे तो बस एक चीज याद रखना, टीनी फाइबर प्रोटीन फाइबर के बने होते हैं, और जो ऑर्गेनेल्स है उनको इंटरनली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे माइक्रोफिलामेंट। क्या? माइक्रोफिलामेंट। ये भी कुछ खास नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। बस इसमें एक चीज याद रखना आपको, माइक्रोफिलामेंट सबसे पता चल रहा होगा। माइक्रोफिलामेंट छोटे धागे टाइप स्ट्रक्चर होती है। माइक्रोफिलामेंट छोटे धागे टाइप स्ट्रक्चर होती है। ये भी स्ट्रक्चर होती है, टीनी स्ट्रक्चर होती है। किसकी बनी होती है? एक्टिन की। ये ध्यान रखना, किसकी बनी होती है? एक्टिन। एक्टिन एक प्रोटीन फाइबर है, ये भी प्रोटीन फाइबर होता है एक्टिन। ये क्या काम करता है? कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है एक्टिन। कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिन, जो एक्टिन का काम होता है वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। जो माइक्रोफिलामेंट है वो कहाँ पाए जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन पे। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे पाए जाते हैं ये फाइबर। ऐसे होंगे जब अपन कभी स्लाइड या सेल की स्लाइड देखेंगे, ऐसे तो अपने को दिखते नहीं है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो छोटे छोटे माइक्रोफिलामेंट होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शनल एक्टिन के बने होते हैं और कॉन्ट्रैक्शनल फंक्शन रखते हैं। और ये सबसे ज्यादा एक्टिन पाए जाते हैं मसल सेल्स में, क्योंकि मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन की बहुत आवश्यकता होती है। मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट होगी तभी जाके बॉडी में वो प्रॉपर फंक्शन कर पाएगी। तो ये जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं, टीनी स्ट्रक्चर होते हैं, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, एक्टिन फाइबर होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल या कॉन्ट्रैक्शनल फंक्शन करते हैं। ये मसल सेल्स में पाए जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा, ये है माइक्रोफिलामेंट, कुछ खास नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये क्या है? थोड़ी लार्ज स्ट्रक्चर होती है। ट्यूब्यूल्स नली जैसी स्ट्रक्चर होती है, लार्ज होती है ये स्ट्रक्चर। ये क्या करती है? जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको घूमने फिरने के लिए एक मार्ग प्रोवाइड कराती है, पैसेज। मार्ग प्रोवाइड करवाती है, पैसेज, और उनको सपोर्ट भी देती है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। जब सेल डिवीजन होता है तब क्रोमोसोम को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये ध्यान रखना आप। इसका क्या काम है? पहले तो ये बताओ, माइक्रोट्यूब्यूल्स थोड़ी बड़ी होती है, नलिका टाइप स्ट्रक्चर होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये पाथवे या पैसेज प्रोवाइड करती है इंटरनली जो ऑर्गेनेल्स है उनको, और सेल डिवीजन के समय ये क्रोमोसोम को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बस इस माइक्रोट्यूब्यूल्स दो चीजें याद रखो, इंटरनली जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको एक पाथवे, उनको एक पैसेज प्रोवाइड करवाती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और जब सेल डिवीजन होती है उस टाइम जो क्रोमोसोम होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये कोई इतना खास नहीं था इसमें,
इसके बाद अपन बात करेंगे माइक्रोविलाई। क्या है माइक्रोविलाई? ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जो सेल में हैं, कई बार पूछ लेते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे माइक्रोविलाई। क्या होती है माइक्रोविलाई? आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि माइक्रोविलाई कहां पाई जाती है। माइक्रोविलाई थोड़ा इसके बारे में बात करें तो ये जो माइक्रोविलाई उन सेल में पाई जाती है जहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, जिस सेल को एब्जॉर्प्शन की जरूरत होती है। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। बॉडी में जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल होती है वो माइक्रोविलाई वहां पे होती है, माइक्रोविलाई से बनी होती है। तो ये सबसे ज्यादा माइक्रोविलाई कहां पाए जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये ध्यान रखना, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। तो माइक्रोविलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन वहीं होता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है माइक्रोविलाई। सीलिया, सीलिया क्या होती है? इसके बाद बात करेंगे अपन सीलिया। सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया होती है जो हेयर टाइप स्ट्रक्चर होती है, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। ये जो पाई जाती है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती है। जो सीलिया होती है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती है। जब अपन रेस्पिरेशन करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें नहीं चली जाए, कोई भी पार्टिकल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जो सांस लेते हैं वहां से ऑक्सीजन जाती है और CO2 बाहर निकलती है, तो उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो उस ट्रैक में सीलिया पाई जाती है। तो ये क्या करती है, कोई भी ऐसा पार्टिकल्स एयर के द्वारा अपनी लंग्स में नहीं चला जाए जिससे लंग्स को नुकसान हो या अपने रेस्पिरेशन में दिक्कत हो, तो ये उसको सीलिया क्या करती है, उस पार्टिकल्स को, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसमें फंसा लेती है। तो ये सीलिया कहां पाई जाती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ये ध्यान रखना। माइक्रोविलाई कहां पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सीलिया होती है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती है। उसके बाद बात करें अपन फ्लैजिला। ये एक लंबा लॉन्ग प्रोजेक्शन टाइप स्ट्रक्चर होती है और ये क्या करती है? फ्लैजिला स्पर्म की जो टेल होती है उसको बनाती है। स्पर्म जो आप स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्म है, उसकी टेल को बनाती फ्लैजिला। फ्लैजिला उसकी टेल को बनाती है, जो क्या काम करती है? जो स्पर्म होता है वो जब फीमेल रेप्रोडक्टिव सिस्टम या उस ट्रैक में, फीमेल रेप्रोडक्टिव ट्रैक में जब एंटर होता है, जब यूट्रस में जाता है, तो उसको एक मार्ग देती है, उसको आगे बढ़ाने में सहायता देती है। पीछे से जो टेल होती है उसको आगे बढ़ाने में सहायता देती है फ्लैजिला। तो ये थी कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटल, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोविलाई, सीलिया और फ्लैजिला। एक बार माइक्रोविलाई दोबारा बता दूं। माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन वाली जो सेल है वो सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद अपन बात करें सीलिया की। सीलिया होता है जो सीलियरी सेल होती है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाई जाती है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। कोई भी पार्टिकल्स रेस्पिरेशन के द्वारा या एयर के द्वारा अपने लंग्स में नहीं चला जाए, उसको प्रिवेंट करती है। फ्लैजिला होते हैं जो स्पर्म होता है उसकी टेल की स्ट्रक्चर को बनाता है, टेल की स्ट्रक्चर के वहां पे पाया जाता है, जो जब स्पर्म
रिप्रोडक्शन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए, सॉरी फर्टिलाइजेशन नॉट रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन के लिए जब ओवम की तरफ बढ़ता है, ओवम को ब्रेक करने के लिए, ओवम को ओवम में धंसने के लिए जब जाता है, तो ये उसको फ्लैजिला आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो ये वहां पे पाई जाती है फ्लैजिला। तो दोस्तों ये थी ऑर्गेनेल्स की क्लास, आज की क्लास, जिसमें अपन ने पिछली क्लास में कुछ ऑर्गेनेल्स पढ़े थे और आज कंप्लीट होते हैं ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन या तो सेल डिवीजन की बात करेंगे या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो पढ़ेंगे। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको ये क्लास, और जितना हो सके शेयर करना, और सब्सक्राइब तो करना ही है, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब होंगे तब जाके ही मैं लाइव क्लास आऊंगा। अगर लाइव आने लगा तो फिर मजे मजे हैं, क्योंकि लाइव क्लास का मजा अलग है, आपसे लाइव कन्वर्सेशन कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, तो मिलते हैं फिर। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। चलो।